हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में निवेश गुणक के बारे में पढ़ेंगे। कीन्स के रोजगार और आय के सिद्धांत में गुणक की अवधारणा का बहुत महत्व है और यह अवधारणा यह बताती है कि विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है उसकी यह अवधारणा व्याख्या करती है। गुणक की अवधारणा का सबसे पहले विकास आर.एफ. काहन ने 1931 में रोजगार गुणक एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में किया और प्रोफेसर कीन्स ने इस अवधारणा का प्रयोग निवेश तथा आय में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए किया। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का अभिन्न अंग निवेश गुणक है। अब गुणक किसे कहते हैं? तो कीन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में कुल निवेश बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश राशि की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। अतः देश में या किसी अर्थव्यवस्था में कुल निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन आता है उसके अनुपात को मल्टीप्लायर या गुणक कहा जाता है। प्रोफेसर हैंसन ने बताया है कि कीन्स का निवेश गुणक ऐसा गुणांक है जो निवेश में हुई वृद्धि को आय की वृद्धि से संबद्ध करता है। यदि हम इसे सूत्र के रूप में देखें तो K = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K गुणक का सूचक है, डेल्टा वाई राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन आया है उसका सूचक है, डेल्टा परिवर्तन का सूचक है। यानी अगर पहले 20 करोड़ राष्ट्रीय आय थी और अब 30 करोड़ हो गई तो डेल्टा वाई होगा 10 करोड़। ऐसे ही डेल्टा आय निवेश में परिवर्तन का सूचक है। माना पहले 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता था और अब 8 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है तो डेल्टा आई 3 करोड़ होगा और इनका जो अनुपात होगा वह हमारा गुणक कहलाएगा। और हम ये देखते हैं कि अगर 3 करोड़ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आय में अनुपात से ज़्यादा राष्ट्रीय आय में अनुपात से जिस अनुपात में निवेश में परिवर्तन हुआ है राष्ट्रीय आय उससे ज़्यादा अनुपात में बढ़ती है। यानी 3 करोड़ अगर निवेश बढ़ा है तो राष्ट्रीय आय सिर्फ 3 करोड़ नहीं बढ़ेगी, कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण देकर बताया कि 10 करोड़ थी तो 20 करोड़ थी तो अब 30 करोड़ हो गया। यानी 3 करोड़ निवेश बढ़ने पर राष्ट्रीय आय 3 करोड़ नहीं बढ़ी बल्कि 10 करोड़ बढ़ी, यानी 7 करोड़ ज़्यादा बढ़ी। तो यह परिवर्तन का जो अनुपात होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई = K। या हम कोई और उदाहरण लें कि अगर 100 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ा और राष्ट्रीय आय 400 करोड़ रुपए बढ़ी तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कितना हो जाएगा? 400/100 यानी 4। हमारा K की वैल्यू 4 होगी। यानी निवेश में जब जितनी भी वृद्धि की जाएगी आय में उस अर्थव्यवस्था में 4 गुना वृद्धि होगी। निवेश का मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी राष्ट्रीय आय में उतनी वृद्धि होगी। और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि वृद्धि की स्थिति में ही ये गुणक काम करता है। यदि हम निवेश में कमी करते हैं तो 4 गुना राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। ये निवेश में वृद्धि होगी तो निवेश राशि के 4 गुना राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और अगर निवेश में कमी होगी
तो निवेश राशि में जो कमी की गई है उसकी 4 गुना जो हमारी राष्ट्रीय आय वर्तमान में है उसकी 4 गुना राष्ट्रीय आय घट जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि निवेश गुणक का आधार क्या है। कीन्स के निवेश गुणक का आधार MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब है आय का जितना अनुपात उपभोग पर खर्च किया जाता है वह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कही जाती है, और इसको हम डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y से सूचित करते हैं। इसे हम शॉर्ट में B भी कहते हैं, B स्मॉल b। डेल्टा C का मतलब उपभोग में आया परिवर्तन बटा डेल्टा Y आय में आया परिवर्तन। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का आकार या मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होगी तो गुणक का मूल्य भी कम होगा। और K कैसे निकाला जाता है? K का फॉर्मूला है, या तो हमें डेल्टा Y और डेल्टा I पता हो तो हम बता देंगे भाई K की वैल्यू यह है, लेकिन K की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/1 माइनस MPC। मैंने आपको पहले भी बताया कि MPC को हम स्मॉल b से भी सूचित करते हैं, तो हम यहाँ पर 1/1 माइनस MPC की जगह 1 माइनस b भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS होता है। हम ये भी जानते हैं कि MPC और MPS की वैल्यू 1 होती है। अगर हमें MPC पता है तो 1 में से MPC घटा देंगे तो MPS प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें MPS पता है तो 1 में से MPS घटा देंगे तो हमें MPC प्राप्त हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि 1 माइनस MPC इज़ MPS है, और हमारा K का जो फॉर्मूला है वह है 1/1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC आप देख रहे हैं कि MPS के बराबर है, तो 1 माइनस MPC की जगह हम 1/MPS लिख सकते हैं, और इसको हम शॉर्ट में 1/S भी लिख सकते हैं। यहाँ पर MPC सीमांत बचत प्रवृत्ति है। यदि हम आय 1 माने तो उसका कुछ भाग उपभोग पर खर्च हो जाएगा और बचा हुआ भाग बचत पर खर्च हो जाएगा। तो यही दोनों मिलकर यदि 50% हम बचत कर लेते हैं तो 50% हम उपभोग पर खर्च कर लेंगे। यदि हम 80% उपभोग करते हैं तो डेफिनेटली 20% हम बचत करेंगे। तो MPS और MPC मिलकर इज इक्वल टू 1 होते हैं। यदि हमें किसी एक की भी वैल्यू पता है तो हम एक में से घटाकर दूसरे की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुणक का रेखा चित्र निरूपण किया गया है। यहाँ पर शीर्ष अक्ष OY पर उपभोग और विनियोग लिया गया है, क्षैतिज अक्ष OX पर आय ली गई है। उपभोग को हमने C और I से सूचित किया है, उपभोग को, और I को विनियोग से सूचित किया है, और क्षैतिज अक्ष पर Y हमने आय ली है। अब हमने यहाँ पर ये माना है कि MPC 0.5 है, यानी जितनी भी आय है राष्ट्रीय आय उसका 50% यानी 1/2, 0.5 इज इक्वल टू 1/2, 50% जो है वो उपभोग पर खर्च किया जाता है। और स्वाभाविक रूप से जब 50% उपभोग पर खर्च किया जाता है राष्ट्रीय आय का, तो 50% ही वहाँ पर बचत पर खर्च किया जाता है। अब हमने एक C+I रेखा खींची है। सबसे पहले तो हमने एक 45 डिग्री की एक रेखा खींची है
y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी जितनी भी आय है वो उपभोग और विनियोग पर खर्च कर दी जाती है। यानी ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये बताती है कि जितना क्षैतिज अक्ष है उतना ही शीर्ष अक्ष है। ये दोनों हिस्सों को बराबर बांटती है, यानी जितना हिस्सा, जितनी राष्ट्रीय आय है वो सब क्षैतिज अक्ष पर उपभोग और विनियोग पर खर्च करती जाएगी, बराबर होते हैं। क्षैतिज अक्ष पर जो बिंदु लेते हैं उतना ही शीर्ष अक्ष पर बिंदु आता है। तो C प्लस आई हमने रेखा खींची है और इसके जो नीचे का हिस्सा है C प्लस आई का, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बताता है, स्वायत्त उपभोग, क्योंकि उपभोग कभी भी शून्य नहीं होता। पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि स्वायत्त उपभोग किया जाता है चाहे बचत करके चाहे उधार लेकर, तो कभी भी हमारी जो C लाइन है वो ज़ीरो से शुरू नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए अनिवार्यताओं पर जितना खर्च करना आवश्यक है उतना व्यक्ति कहीं से भी करता ही है, और इसीलिए C लाइन कभी भी नीचे से शुरू नहीं होगी, ज़ीरो से शुरू नहीं होगी, ये शीर्ष अक्ष पर थोड़ा ऊपर जाकर शुरू होती है, और इसीलिए हमारी C प्लस आई लाइन ऊपर से शुरू हो रही है, ज़ीरो से शुरू या O बिंदु से शुरू नहीं हो रही है। अब निवेश भी दो प्रकार के होते हैं, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। स्वायत्त निवेश वो निवेश होता है जो लाभ से प्रेरित नहीं होता, यानी लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता, और सरकारी निवेश स्वायत्त निवेश होते हैं जो कि लाभ की बजाय विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास या कल्याण के भाव से किया जाता है, लाभ उनका उद्देश्य नहीं होता है। और जो निजी निवेश होते हैं वह अधिकांशतः प्रेरित होते हैं, क्योंकि वह लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो जो भी निवेश लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है उसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं, और जो उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता है उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। और यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं गुणक में वह ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो कि लाभ से प्रेरित नहीं है। तो अब आप ये देखिए, ये प्रारंभिक जो हमारी उपभोग और विनियोग रेखा है वह C प्लस आई है। अब यदि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश बढ़ाया जाता है तो हमारी यह रेखा पैरेलल C प्लस आई से ऊपर शिफ्ट होकर, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है स्वायत्त उतने पैरेलल ऊपर शिफ्ट हो जाती है। घटाया जाएगा तो यह रेखा नीचे की ओर C प्लस आई के नीचे की ओर C प्लस आई माइनस डेल्टा आई करके शिफ्ट होगी, और अगर बढ़ाया जा रहा है तो यह रेखा C प्लस आई प्लस डेल्टा आई करके ऊपर की ओर शिफ्ट होगी, और जितना निवेश में परिवर्तन किया गया है उसे यहाँ पर डेल्टा आई के रूप में सूचित किया गया है। C प्लस आई और C प्लस आई प्लस डेल्टा आई के बीच के अंतर को हमने यहाँ पर डेल्टा आई के रूप में सूचित किया है। प्रारंभिक संतुलन E बिंदु पर था, जहाँ पर C प्लस आई रेखा 45 डिग्री की जो लाइन है OY लाइन उसको E बिंदु पर काट रही है, और हमारी राष्ट्रीय आय इधर Y0 है। तो इस प्रकार प्रारंभिक स्तर OY0 का द्योतक है, पर जब स्वायत्त निवेश में वृद्धि की गई तो हमारी एक नई उपभोग और विनियोग रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, जिसे हम C प्लस आई प्लस डेल्टा आई रेखा कह रहे हैं, और ये 45 डिग्री की जो लाइन है उसे नए बिंदु E1 पर काटती है। यह आय और समग्र मांग फलन C प्लस आई प्लस डेल्टा आई का नया संतुलन बिंदु है, जिस पर आय का स्तर OY1 हो जाता है। स्पष्ट है कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि डेल्टा आई के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि Y0 Y1 होगी, और ये जो मतलब पहले जो हमारी राष्ट्रीय आय थी OY0 थी जब C प्लस आई फंक्शन था, अब हमारी राष्ट्रीय आय OY1 हो गई। OY1 माइनस OY0
ये हमारी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन है, जैसे कि डेल्टा वाई से यहाँ पर सूचित किया गया है। हमने यहाँ ये माना है कि राष्ट्रीय आय एमपीसी की जो वैल्यू है 0.5 है, और इसलिए गुणक का जो मूल्य है वह 2 है, जैसे कि नीचे बताया गया है। 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, तो 1/0.5 इज इक्वल टू 10/5, ये बिंदु ऊपर जाकर 10/5 इज इक्वल टू 2। तो आप ये देखिए कि निवेश में डेल्टा आई वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में डेल्टा वाई वृद्धि हुई है, यानी निवेश में जितनी वृद्धि हुई है राष्ट्रीय आय में दुगनी वृद्धि हुई है। निवेश में वृद्धि की तुलना में राष्ट्रीय आय में ज़्यादा वृद्धि हुई है, और यह गुणक प्रभाव के कारण हुआ है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू के, माने यानी ये हमने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो 5 इंटू 2 राष्ट्रीय आय जितनी भी थी वह 10, 5 इंटू 2 यानी 10 राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी वो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10 होगा। थैंक यू वेरी मच।